श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण पे मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि माननीय राज्यपाल महोदया ने के मुख से अभिभाषण के द्वारा जो कुछ भी आपने कहलवाया, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक सरकार की बहुत बड़ी कमजोरी हम लोगों को देखने को मिली। कोरोना का भी इसमें जिक्र हुआ और अभिभाषण के माध्यम से बताया गया कि किस तरह से सरकार ने कोरोना के समय चाहे हमारे अनेकों फंड हो, उसे भी इसे सम्मिलित करते हुए राजस्थान की जनता को एक सहूलियत प्रदान की। कहीं ना कहीं उन्हें इलाज में रिलीफ मिला। इस तरह का बहुत से काम करने का प्रयास सरकार ने किया। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद ने बूंदी और कोटा की धरती पर देखा। कोटा का एक उदाहरण आपको बताना चाहती हूँ। मैं कोई आरोप नहीं लगा रही, लेकिन सरकार की मंशा है कि कुछ अच्छा हो। हमने देखा कि हमारे वेंटिलेटर पहुंचने के बाद भी महीनों तक धूल खाते रहे, यानी कि जनता का उसको सही लाभ नहीं मिल पाया। सीधा सीधा अगर इस ओर हमारा ध्यान जाता है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो गलती है उस पर हमें अंकुश लगाना चाहिए। आज हम देख रहे हैं राज्य सरकार द्वारा बहुत सारे नवाचार भी किए जा रहे हैं और उन नवाचारों के माध्यम से जनता को राहत प्रदान करने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार ने 265 हमारी तहसीलों को ऑनलाइन किया जा चुका है, जो घोषणा करी आपने, और राजस्व विभाग के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन काश्तकारों को, आमजन को सुविधा भी इसमें मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि नैनवा तहसील, उसमें 14 पंचायतें केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र की पड़ती है। लगातार वो लोग चक्कर काट रहे हैं, उनको इतनी परेशानी आ रही है, उनका नामकरण नहीं हो पा रहा, उनकी जमाबंदी के लिए परेशानी आ रही है, उनकी गिरदावरी के लिए परेशानी आ रही है। यानी कि एक ही पंचायत समिति में दो नियम चल रहे हैं। अगर हम बात करें आदि नैनवा पंचायत समिति की, हिंडोली विधानसभा क्षेत्र का, तो वहाँ जनता को, किसानों को राहत प्रदान मिली है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जनता सबकी होती है और जनता को समय समय पर समान अधिकार हमें देना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। आपने जिक्र भी किया कि प्रदेश में हमारे 2 आरओबी और 4 आरयूबी बने गए, उनका निर्माण भी पूर्ण हो गया और 25 आरओबी व 41 आरयूबी का निर्माण प्रगति पर है। इसका एक जागता सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा कितना बड़ा टेक्निकल फॉल्ट, केशवरायपाटन की धरती पर हमारा आरओबी का निर्माण चल रहा है और जिस कोटा से हम माधोपुर हम हाईवे पे जाएंगे, आप देखिए उसका किस तरह से डिजाइन तैयार किया गया है कि जनता को कितना नुकसान होगा, कितनी जनहानि हो सकती है। जिस रोड पे कोटा टू माधोपुर डेली हमारी 2000 गाड़ियां गुजरती है, वहां पर किसी तरह का कोई टी नहीं दिया गया है। और जिस रोड पर हम जाएं कि केशवरायपाटन से सीधे हम लेसरदा बूंदी रोड पर जाएं, मात्र 5 गाड़ी गुजरती है, उस पर हमने टी दे दिया गया है। यानी कि कितना बड़ा नुकसान उसमें हुआ है। मुझे लगता है सरकार के पैसों को चूना लगाने का काम किया जा रहा है। आज भी समय है, निर्माण शुरू हो चुका है। मेरा फिर निवेदन है कि कम से कम 200 व्यापारी जो हमारे उजड़ेंगे वहां पर, उन्हें कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर बसाने का काम करे, वरना उनकी बद्दुआएं भी हम लोगों को मिलेगी। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम पीने के पानी की, आपने घोषणा पत्र में कहा कि हमने पीने के पानी के लिए इतनी स्कीमें हम लोग लागू कर चुके हैं, इतना काम चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, पूरी विधानसभा केशवरायपाटन विधानसभा और इसमें बूंदी जिले की पूरे का हम लोग आकलन करें और कोटा की भी हम लोग बातचीत करें, तो आज भी हमारी कम से कम 25 कॉलोनियां कोटा शहर की ऐसी है जो पीने के पानी के लिए तरस रही है, जो टैंकरों से जहां पर पानी सप्लाई होता है, जिस चंबल की नदी के किनारे पर हम लोग बसे हुए हैं, वहां पर यह हालात है।
साथ ही साथ केशोराय पाटन विधानसभा क्षेत्र, हम केशोराय पाटन को देख ले जो नगर पालिका है, हम कापरेन को देख ले, हम इंदरगढ़ नगर पालिका को देख ले, हम लाखेरी को देख ले, हमारी सारी नगर पालिकाओं के यह हालात हैं कि फ्लोराइड युक्त पानी लोग पानी पीते हैं और उन्हें किस तरह से उनके दांत पीले पड़ रहे हैं, उनकी हड्डियां गल रही है। आज तक कोई योजना नहीं बनी। और तो और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पिछली गवर्नमेंट को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। सम्मान्य वसुंधरा जी के समय हमारी झाली जी का बराना एक पेयजल स्कीम बनी, टेंडर भी लग चुके थे। टेंडर लगने के बाद दोबारा रीटेंडर करवाए गए, फिर दोबारा रीटेंडर होने के बाद हम लोगों ने सोचा था कि अब तो कहीं ना कहीं काम शुरू होगा, लेकिन जो सेकंड नंबर पर जो भी संविदा जिसका टेंडर हुआ हो जो रह गया था, उससे कोर्ट में केस करवाया गया और हमारी पूरी स्कीम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिससे हमारे 75 गांवों में पानी पहुंचता। इसी तरह से हम बात करें हमारी 14 पंचायतों की, करवर वाली, आज वहाँ यह हालात है कि एक हैंडपंप के लिए जनता तरस रही है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि सच्चे मायने में अगर राज्यपाल महोदय जी से आपने, माननीय महोदय जी से आपने कुछ अपने उनके मुख से कहलवाया है, तो उस बात को पूरा करके दिखाइए कि क्या जनता को हम एक हैंडपंप लगाकर नहीं दे सकते, एक ट्यूबवेल लगाकर नहीं दे सकते। हमने पहले भी देखा है, हम 100 हैंडपंप लगाया करते थे, लेकिन आज यह हालात है कि एक हैंडपंप के लिए भी हम लोग इधर उधर ताक रहे हैं। सड़कों की हालत देखिए, हमने बोल दिया कि हमने इतने किलोमीटर सड़कें बना दी, मिसिंग लिंक का अता पता नहीं है। हमारे मंदिरों की सड़कें बना करती थी, इतनी सड़कें हम लोग नॉन पेचेबल में सड़कें बनाया करते थे, रिपेयर होती थी। आज हालात ये है कि वसुंधरा जी के समय खटकर से जेतपुर की हमारी सड़क सैंक्शन की गई, लेकिन उस सड़क की हालत देखिए, दुर्भाग्य कि बूंदी से लेकर खटकर तक का हमारा निर्माण पूरा हो चुका है। आखिर में ऐसा क्या कारण रहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की सड़क को अधूरा छोड़ दिया गया। इसके साथ ही साथ हम लोग जाएं रोटेदा की सड़क, आप देखिए पिछले 2.5 साल से गिट्टी डामर पड़ा हुआ है, आचार संहिता तक काम चल रहा था, लेकिन आज तक ठेकेदारों को पेमेंट नहीं दिया गया और इसी की वजह से मेरी 4 सड़कें जो आधी अधूरी पड़ी हुई है, लगातार एक्सीडेंट वहां पर होते हैं। हमने देखा पिछली बार भी हम लोग देख रहे थे, बाढ़ आई, चंबल में बाढ़ आई, उसकी वजह से हमारे कम से कम 25 गांवों के मकान ढह गए और उसमें भी आप देखिए कितनी पार्शलिटी वहां के स्थानीय लोगों के साथ हुई। जिसका मकान नहीं गिरा उसको पैसा मिल गया और जिसका मकान गिरा है हकीकत में वो आज भी दर दर की ठोकर खा रहा है, कभी एसडीएम साहब के पास जाता है, कभी कहाँ जाता है। लेकिन नियम ऐसे बने हुए हैं कि आपदा प्रबंधन का पैसा हमारा बारिश में ही आता है और उसके बाद अगर कोई भी गांव का गरीब चक्कर काटे तो कोई अता पता नहीं है। मुझे आज भी मालूम है कि जब वहां से विधायक केशोराय पाटन से विधायक सीएल प्रेमी जी हुआ करते थे, उस समय कापरेन के अंदर आईटीआई का हमारा शिलान्यास हुआ, सब कुछ हो गया, लेकिन आज तक आईटीआई कॉलेज का अता पता नहीं है। प्रत्येक उपखंड स्तर पर आईटीआई खोलने की घोषणा की गई। अभिभाषण में मैंने देखा कि इतने कॉलेज हमारे चालू हो गए, इतने हम लोग मेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं केंद्र सरकार के माध्यम से, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि पूरी विधानसभा केशोराय पाटन विधानसभा क्षेत्र के लिए एक कॉलेज तक नहीं मिला। 130 किलोमीटर या तो कोटा आएंगे पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स या फिर बूंदी जाएंगे, यह हालात बने हुए हैं। साथ ही साथ जिन कॉलेजों को सरकारी कॉलेज करने की घोषणा सरकार ने करी थी, आज तक उनका भी कोई अता पता नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हम देख रहे हैं किसान परेशान है, आए दिन किसान परेशान है। अभी सवेरे 50 के माध्यम से मैंने ध्यान आकर्षण करवाया, आज देखो किसानों की क्या हालत हो रही है। किसान कितनी मेहनत करके दिन रात एक करके अपनी फसल को तैयार करने में लगा रहता है, लेकिन पहला पानी मिले तो उसके लिए लगातार डंडे खाने पड़े, दूसरे पानी की मांग करे तो मुझे खुद को डंडे पे बैठना पड़े। आज तीसरे पानी की वजह से हमारा किसान दिन रात टिकटिकी बांध के लगाए वो खड़ा है और वो देख रहा है कि मुझे तीसरा पानी मिले तो मेरी जो मेहनत है, जो मेरी गेहूं की फसल है, उसको मैं बचा सकूं। साथ ही साथ आपने देखा होगा नाव दुखांतिका, हमने इसमें जिक्र किया है कि हम इतनी पुलियाएं बनाएंगे, इतना सब कुछ करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मेरा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, लेकिन जनता किन हालातों में जी रही है, इस बात
की ओर हमें ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। आप देखिए, नाव दुखांतिका हुई चांददा खुर्द के अंदर कितने मासूम बच्चे, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष काल के ग्रास बन गए, किस तरह आंखों के सामने देखते ही देखते चंबल नदी में डूब गए। क्या हम वहां पर पुल नहीं बना सकते? क्या हम मेज नदी पर पुलिया नहीं बना सकते, जहां एक साथ 19-19, 20-20 मौतें हुई? यह हालात हो चुके। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जहां इस तरह की हमारी स्थितियां हैं, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक तरफ मेज नदी है, एक तरफ चंबल नदी है, दोनों ही तरफ हम लोगों को पुलियाओं की इतनी आवश्यकता है, लेकिन सरकार ने मुझे 2.5 साल के अंदर एक पुलिया नहीं दी। और यहाँ की क्या बात करें, चाहे हम कोटा की बात करें, चाहे हम बूंदी की बात करें, चाहे बारा झालावाड़ की बात करो, आज तक हम 2.5 साल में एक पुलिया नहीं बना पाए। हम देख रहे हैं लगातार पटवारी किस तरह से हड़ताल कर रहे हैं, हमारी आशा सहयोगी ने जो लगातार हड़ताल कर रही है। हम महिला बाल विकास की बातचीत करें, मैंने पिछले सत्र में क्वेश्चन लगाया कि किस तरह से महिला बाल विकास में बैठने वाले बाबू हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के साथ लगातार लूट कसोट कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि उन्होंने एक बाबू को सस्पेंड भी किया, ऐसा भी मुझे जानकारी मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हालात बने हुए हैं, उन हालातों पर सरकार का ध्यान होना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग बातचीत करें, हम सोच रहे थे कि राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा, कहीं ना कहीं इस बात के लिए सरकार विचार कर रही होगी। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उससे हम लोग काम चलाएं, लेकिन हमने कोरोना काल में देखा है किस तरह के हालात हो गए। गांव ढाणी से लेकर शहर तक की हम जनता की बातचीत करें तो मजदूर किस तरह से बिलख रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी केंद्र सरकार को कि किस तरह से इतना गेहूं वितरण करके आम जन को राहत प्रदान की, किस तरह से जनता को राहत उन्होंने दी। और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ केंद्र सरकार से कि आज हम देख रहे हैं कि किसानों के भी खाते में जो पैसा डलवाने का लगातार सरकार काम कर रही है, वो हम सबके सामने। हम राज्य सरकार की बातचीत करें, कहीं ना कहीं मेरा इस तरह का कोई मन नहीं है कि मैं राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगाऊं, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में हम बात करें तो हमें कुछ नहीं। सड़कों के हालात बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं, एजुकेशन की दृष्टि से देखें तो कुछ नहीं। बिजली की व्यवस्था जिस तरह से चरमरा गई है वो हम सबकी आंखों के सामने। आज आपने वादा किया था, घोषणा पत्र में लिखा था कि हम एक बार भी बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन क्या हुआ, हमने लगातार गुपचुप तरीके से बिजली के दाम बढ़ाए। आज देखिए, एक किसान जिसके एक छोटा सा कमरा, उसके कितने 20-20 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं, बिल हमारे पास लेकर आए। ऐसी क्या हालात, क्या स्थिति बन गई, ऐसे क्या कारण रहे कि हम गरीबों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो प्रत्येक उपखंड स्तर पर या पंचायत समिति स्तर पर आपके आरएसईबी विभाग के आपके एससी साहब को भेजिए, एक्शन को भेजिए, वहां पर शिविर लगाएं और सारे बिलों को मंगाएं कि आखिर क्या कारण है कि जो वीसीआर के नाम से लूट कसोट मचा रखी है। एक आम आदमी जाकर अगर उस वीसीआर को आईएन के पास ले जाए, एक्शन के पास ले जाए तो 2 मिनट के अंदर जिसकी चाहे उसकी आधी से कम कर दे। और अगर कोई फोन करता रहे कि ईमानदारी से उसने कोई बिजली चोरी नहीं करी, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने खुद ने कोटा एससी से बातचीत करी एक दुकान पर जिस पर कोई बिजली चोरी नहीं है, और पास का पड़ोसी बोल रहा है कि मैंने बिजली चोरी करी है। फोटो के आधार पे हमने पहचान करी और मैंने खुद ने फोन किया कि जब बिजली चोरी नहीं करी तो उसके 60,000 रुपए की, 40,000 रुपए की किस तरह से वीसीआर भर रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी आरएसईबी विभाग के जो हालात हैं वो किसी की सुनने वाले नहीं है। आप देखिए, मेरी विधानसभा की बातचीत करें, भले ही सरकार ने जनता से वादा किया है और घोषणा की है कि हम लोग जल्दी से जल्दी 2023 तक दिन को किसानों को बिजली देंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी बिल्कुल सही है, मेरी विधानसभा क्षेत्र में बूंदी जिले की बातचीत कर रही हूँ। एक जिले के अंदर 2 कानून, आप देखिए कितनी लड़ाई लड़ी देश के अंदर हम लोगों ने कि एक देश में 2 विधान और 2 संविधान नहीं चलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के हालात। हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में दिन को बिजली मिले किसान को, और केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र में रात को बिजली मिले। ट्रांसफार्मर की यह हालात, और आज भी लगातार 8 दिन से पूरे बूंदी जिले के अंदर
जो काम चल रहा है, लगातार किसान के बिल जमा नहीं है तो उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं, मजदूरों के बिल जमा नहीं है तो उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। आप देखिए, आप भी जानते, हम भी जानते हैं कि किसान की फसल का पैसा कब आता है, हम देख रहे हैं। फिर अगर ऐसी हालात में हम कुछ महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए अगर विभाग को इस तरह का निर्देश दें कि आप किसी का बिजली का कनेक्शन नहीं काटेंगे, तो क्या कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। आज यह हालात बने हुए हैं कि जैसे ही गांव के कनेक्शन काटे, आप गेंडोली फोलाई में चले जाइए, ट्यूबवेल तक नहीं चल पा रही, ट्यूबवेल तक पीने के पानी के लिए दूसरे गांव में लोग जा रहे हैं। और आज 4 दिन से हमारी पोलाई गेंडोली की लाइटें बंद पड़ी है, बिजली के बिल जमा नहीं है। अरे किसान है, हम सबको किसान की हालात का मालूम है, कहने को बातें बहुत सारी है, लेकिन मैं फिर भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी। आयुष्मान भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, आप देखिए हमने कितने राजस्थान के लोगों का नुकसान किया, कितने गरीबों का नुकसान किया। अगर इसी योजना को हम 202 साल पहले हम पूरा करते तो कम से कम 2000 लोगों को इसका लाभ हम लोग दे चुके होते, लेकिन हमने जिद्दी के कारण इसको अटका के रखा। सिर्फ हम अधिकारियों के इशारों पे चलना चाहते हैं, अधिकारी जो बोल दे वही बात हम लोग करें। कल सम्मान्य मदन जी दिलावर साहब, हमारे सदस्य रामगंज मंडी से आने वाले, चर्चा कर रहे थे कि किसानों को ताकली बांध का पैसा नहीं मिल रहा। किसानों को आपने मुआवजा दे दिया, किसानों को आपने प्लाट के बदले प्लाट दे दिए, लेकिन आज भी मुझे याद है 2012 में, और उसके बाद भी फिर हमारी मीटिंग हुई कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में, जो हमारी जिले की कमेटी बनी हुई है, उस जिले की कमेटी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि एस ग्रेसिया में इनको छूट दी जाएगी, राहत प्रदान की जाएगी, और जितने भी जो 18 वर्ष से ज्यादा के जितने भी जने हैं उनको अलग अलग से मकान की राशि दी जाएगी। उन लोगों का हमने तय किया, लेकिन उसके बावजूद भी 21 करोड़ रुपए की वजह से हमने इस स्कीम को कितने करोड़ों पे पहुंचा दिए, मात्र किसानों को हम नहीं देना चाहते। ये वो अच्छी मानसिकता जो हमारी है, कहीं ना कहीं इस पर हमें अंकुश लगाना पड़ेगा। हम लोग बात करें साथ ही साथ नहरी तंत्र की, तो 1275 करोड़ रुपए हमारे आज भी बिल्कुल एक तरह से वो बोलते हैं कि रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। इस तरह के हालात, जब किसान को पानी नहीं मिल रहा, हमारी नहरें जर्जर हो रही है, हमारे धोरों का अता पता नहीं है, जगह जगह किस तरह के हालात हो रहे हैं, उसके बावजूद भी हम सरकार का पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन अधिकारियों की मानसिकता देखिए, अपने लिए बंगले में पैसे लगा रहे हैं, अपने लिए गाड़ियां खरीद रहे हैं नो, लेकिन किसान का पैसा किसान के खेत पर नहीं लग रहा। ये हालात हमारे राजस्थान के हैं, तो इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी, आज हम देख रहे हैं कोरोना काल से गुजरे किस तरह से नगर पालिका में हमारे हालात बने हुए। नगर पालिका क्षेत्र में अगर हम नरेगा को चालू करेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ के मजदूर को, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जैसे मेरी नगर पालिका क्षेत्र इंद्रगढ़ है, आप देखिए वहाँ की 8000 कुछ आबादी है, लेकिन वो पंचायत हेडक्वार्टर होना चाहिए, उसको नगर पालिका बना दिया गया। आज ये हालात है कि लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही, गांव छोड़ के या तो जयपुर आ रहे हैं, या माधोपुर जा रहे हैं, या कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। अगर हम पूरे राजस्थान के नगर निकाय क्षेत्र के अंदर हम नरेगा को चालू करेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ के लोगों को एक बहुत बड़ा लाभ इससे मिल सकता है। साथ ही साथ हम लोग मैं कहना चाहूँगी कि पीएम आवास योजना के मकान, मैं मानती हूँ कि पंचायत से हमारा पूरा प्लान तैयार होकर आता है, पूरी लिस्ट आती है, हम ऊपर भेजते हैं, जिसके मकान नहीं है उसके मकान बनते हैं। लेकिन कभी कभार हमारे अधिकारियों की गलती की वजह से आप देखिए कितने गलत डिसीजन होते हैं, कितने गलत काम होते हैं। मैंने पीएम आवास योजना में देखा है, जिगरी मैं खुद जाकर देख के आई हूँ। मेरी मोहनपुरा पंचायत, सुमेर गजमंडी हमारी पंचायत हेडक्वार्टर, आप देखिए हमारी जो लास्ट किस्त आती है, जब हम हमारे बीडीओ, हमारे सेक्रेटरी इस तरह की रिपोर्टिंग दे रहे हो कि ये मकान पूर्ण हो चुका है, जब मकान को हमने पूर्ण 100 कर दिया तो फिर देखिए तीसरी किस्त हमें कैसे मिलेगी जो नरेगा में मिलती है। आज भी कम से कम मेरी विधानसभा क्षेत्र के 700 से 800 लोग जिनको पीएम आवास योजना में मकान मिले हैं गत वर्ष, उनको लास्ट किस्त नहीं मिल पा रही, और लास्ट में उन्हें अधिकारियों ने ये बोल दिया उनको कि आपको किसी भी
हिसाब से ये पैसा नहीं मिल सकता, तो कम से कम हम यहाँ से निर्देश दें, हमारे सेक्रेटरियों को बताएं, हमारे बीडीओज को बताएं कि आप इस तरह के आनन फानन में आदेश नहीं निकालें जिससे हमारे गांव का गरीब का नुकसान ना हो। और इसके साथ ही साथ देखिए, पीएम आवास योजना में और सीएम आवास योजना के जो मकान बने, कितनी बड़ी खामियां रही है। मीडिया के माध्यम से भी मैंने खुद ने भी पढ़ा, जाकर भी पूछताछ करी। आप देखिए, उस पंचायत से बाहर का रहने वाला व्यक्ति, उसके अकाउंट में तीसरी किस्त डल जाए, ऐसा कैसे? मैं कहूंगी कि अगर ऐसा किसी अधिकारी ने किया है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जिस गरीब का नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई हो सके। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। साथ ही साथ डीएमएफटी की हम लोग बातचीत कर रहे थे, कितने हमारे विकास कार्य डीएमएफटी के माध्यम से होते थे। आज 200 करोड़ से ज्यादा तो कोटा के हैं और इतने ही पैसे हमारे बूंदी के हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि डीएमएफटी के माध्यम से, क्योंकि हम जानते हैं कि गांव की क्या हालात रहती है, जहां खनन होता है वहां पर एक ट्यूबवेल के लिए इंसान तरस जाता है, क्योंकि जहां माइनिंग होती है वहां पानी नहीं मिलता। ट्यूबवेल कितनी भी गहरी, हम 300, 400, 700 फीट गहरा खोद दे, उसके बावजूद भी पानी नहीं मिलता, लेकिन वहां के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। मैं समाप्त कर रही हूँ साहब मेरी बात को। मेरा निवेदन है कि जो हमने डीएमएफटी में 2017 में हम लोगों ने 18 से पहले जो प्रस्ताव लिए थे, उन प्रस्तावों को पूर्ण किया जाए, क्योंकि बहुत सारी टंकियां बननी थी, बहुत सारी पाइपलाइन के काम हम लोगों ने उसमें दिए थे। अगर वो काम हम लोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जनता को राहत मिलेगी, वरना डीएमएफटी के पैसे का जिस तरह से राजस्थान गवर्नमेंट ने दुरुपयोग किया है, चिन्हित जगह पर माननीय मंत्री महोदय ने, अगर हॉस्पिटलों में पैसे लगे तो माननीय मंत्री महोदय ने लिस्ट दे दी, और चिन्हित जगह पर 1 जिले 2 जिले में पैसा लग जाए, इससे काम चलने वाला नहीं है। पूरी राजस्थान की जनता को उसका लाभ मिलेगा। तो निश्चित तौर पर हमने जनता के साथ न्याय किया है। मुझे बोलने का मौका दिया, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और साथ ही आगे के लिए जिस तरह से हमने अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल महोदय के मुखारविंद से जो कुछ कहलवाया, हम आगे ऐसा नहीं करें। जो कुछ काम हाथ में ले उसे पूर्ण करें और जनता को राहत प्रदान करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री रूपाराम जी।